नाउ अब हम बात करेंगे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहला काम करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होता है कि एक्सॉन से अब जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करके आती है। जैसे ही वो एक्सॉन टर्मिनल पर आती है तो जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब में वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है एंड वो एक्सोसाइटोसिस कराता है सिनेप्टिक वेसिकल का, जो अगेन एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एसिटिलकोलिन होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर जो मोटर एंड प्लेट होती है यानी कि स्केलेटल मसल सेल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, उससे जाके वो बाइंड करता है और उससे ही वो आयन लिंक्ड रिसेप्टर होता है तो सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है। जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होता है सार्कोलेमा की जो लेयर होती है उसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। तो ये डीपोलराइजेशन हो गया एंड ये डीपोलराइजेशन टी ट्यूब्यूल्स के पास में जाकर पहुंच गया। ये होता है फर्स्ट स्टेप विच इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेकंड होता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। इसमें क्या होता है टी ट्यूब्यूल्स जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, टी ट्यूब्यूल एक्टिवेट हो जाती है ड्यू टू डीपोलराइजेशन। अब वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है DHP रिसेप्टर। ये रिसेप्टर प्लस इससे क्लोजली लिंक्ड होती है, क्लोजली एसोसिएटेड होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके पास में एक रिसेप्टर होता है RYR रिसेप्टर, जिसको राइनोडिन रिसेप्टर भी कहते हैं। तो DHP रिसेप्टर जो होता है ये राइनोडिन रिसेप्टर जो होता है इसको वो कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज़ हो जाता है। अब ये कैल्शियम रिलीज़ होता है साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ पे ये जाता है आपके उनके पास एक्टिन के पास, थिन फिलामेंट के पास ही जाता है। ये ट्रोपोनिन C से बाइंड करता है, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन C अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है और फिर आगे जाके जैसे ट्रोपोनिन C अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होगा ट्रोपोमायोसिन भी अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, अनकवरिंग द मायोसिन। एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है उसको अनकवर कर देता है और अब मायोसिन और एक्टिन आर रेडी टू इंटरैक्ट। थर्ड स्टेप इसके अंदर होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसको क्रॉस ब्रिज साइकिल भी कहते हैं। नाउ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पहले आई नीड टू एक्सप्लेन यू समथिंग जो आप पहले समझो कि स्लाइडिंग फिलामेंट का मतलब क्या है। स्लाइडिंग फिलामेंट, फिलामेंट स्लाइड करेगा, कौन सा? थिन फिलामेंट। तो इसके अंदर थिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट की लेंथ कम नहीं हो रही है, बट थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा ओवर द थिक फिलामेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, दैट इज एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, और ये हक्सले एंड हक्सले ने दिया था। तो इट एक्सप्लेन हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स by sliding of thin filament over thick filament inside sarcomere. Now listen me what happened during sliding filament theory exactly. अब जैसे ही हमने देखा कि अब अनकवर हो चुकी है तो मायोसिन जो होता है वो एक्टिन से अटैच होता है, बट हेयर इज़ अ ट्विस्ट कि मायोसिन एक्टिन से कब अटैच होगा। देखो मायोसिन जो है एक्टिन से कब अटैच होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू से। सबसे पहले मायोसिन के हेड पे जो ATP बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पर जाकर ATP अटैच होता है, लेकिन अभी भी मायोसिन एक्टिन से बाइंड नहीं करा है। जब ये ATP हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, तब मायोसिन का हेड जो होता है वो एनर्जाइज्ड हो जाता है। ओनली देन मायोसिन अटैचेस टू द एक्टिन। पर अभी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ATP हाइड्रोलाइज हुआ है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे, और जब ATP हाइड्रोलाइज होता है तब मायोसिन हेड एनर्जाइज हो जाता है और वो एक्टिन से बाइंड कर जाता है। इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। अब जब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा तब पावर स्ट्रोक होता है एंड मायोसिन एक्टिन को पुल करता है टूवर्ड्स द M लाइन, जिसकी वजह से Z लाइन शॉर्टर होती है, सार्कोमेयर की लेंथ शॉर्टर होती है। अब मायोसिन को एक्टिन से डिटैच होना है तो मायोसिन के ATP बाइंडिंग साइट पे ATP अटैच होती है, ATP बाइंड करती है, तब मायोसिन ATP से एक्टिन से अलग होगा। अब सेम प्रोसेस होगा, पहले एनर्जाइजेशन होगा यानी कि ATP हाइड्रोलाइज्ड होगी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, मायोसिन का हेड एनर्जाइज्ड होगा। फिर जैसे वो एनर्जाइज्ड हो गया अब सेकेंड प्रोसेस अटैचमेंट हो जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन पे जाके अटैच हो जाएगा। फिर पावर स्ट्रोक के लिए ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे और मायोसिन एक्टिन को टूवर्ड्स द M लाइन खींचेगा। फिर एक्टिन से डिटैचमेंट के लिए मायोसिन पे ATP बाइंडिंग साइट पे ATP बाइंड करेगा, देन अगेन रीएक्टिवेशन होगा इस प्रोसेस का। क्लियर है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हमने देखा ना कि थिक फिलामेंट ने थिन फिलामेंट को स्लाइड कराया, हक्सले एंड हक्सले ने ये दी थी। तो इसमें क्या होता है कि
ऑल कंटेंट बिटवीन 2 Z लाइन जो सार्कोमियर होता है ये शॉर्टन हो रहा है इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे अब होगा 4th स्टेप विच इज़ बैंड चेंजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं बैंड चेंज में क्या होगा, अब हमने देखा है कि थिन फिलामेंट जो है ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा, तो थिक फिलामेंट जो होगा वो थिन फिलामेंट के ऊपर आ रहा है। तो देखो थिन फिलामेंट से कौन अटैच है, Z लाइन, तो अब Z लाइन जो होंगी वो पास में आ रही है एक दूसरे के। तो ये है रेस्ट की स्टेज। अब सेमी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज के अंदर क्या होगा कि Z लाइन जो होगी वो पास आएगी, सार्कोमियर की लेंथ कम हो रही है, आई बैंड जो है उसकी लेंथ कम हो रही है, क्योंकि आई बैंड क्या होता है जहाँ पे ओनली थिन फिलामेंट है तो वो कम हो रहा है, 2 थिन फिलामेंट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, एच जोन कम हो रहा है। और जब कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज होती है तब थिक एंड थिन फिलामेंट कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाते हैं। ए बैंड की साइज़ वही की वही रहेगी क्योंकि लेंथ तो कम हो नहीं रही, और सार्कोमियर की लेंथ कम होगी, एच जोन कम्प्लीटली डिसअपियर कर जाएगा और आई बैंड की साइज़ फर्दर डिक्रीज़ होगी। नाउ ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है। क्या हो रहा है, जो आई बैंड है वो ओवरलैप कर रहे हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई, Z लाइन के बीच में डिस्टेंस कम हो गया है, एच जोन डिसअपियर कर चुका है, आई बैंड बहुत कम हो चुका है। और यहाँ पे ना हम इनका डायग्राम छोटा करते जाएंगे क्योंकि Z लाइन पास होती जा रही है, तो यहाँ मैं मानना कि करा है क्योंकि मैं कंपैरिजन में ड्रॉ नहीं कर पाई। तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया है ये सब बायोफिजिकल चेंज थे। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंजेस। अब देखो जब रिलैक्सेशन होगा तब क्या प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। अब नर्व इम्पल्स स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो है फर्दर रिलीज़ नहीं हो रही है, प्लस जो एसिटाइलकोलिन पहले से ही प्रेजेंट थी वो ब्रेक डाउन कर देता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एसिटाइलकोलिन स्टीरेज होगा। अब कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है सार्कोलेमा में, तो कैल्शियम जो एक्टिवली पंप कर रहे थे SR में बाय कैल्शियम एटीपेस पंप, वो कैल्शियम पंप करना बंद कर देंगे। कैल्शियम वापस से कैल्शियम को यहाँ पे ये नहीं है, क्या होगा कि कैल्शियम जो पहले से साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे कैल्शियम एटीपेस पंप के थ्रू। कैल्शियम नहीं है तो ट्रोपोनिन सी वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, वापस से ट्रोपोमायोसिन रिकवर कर लेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और मसल रिलैक्स करेगी अपनी दुनिया में। सो दिस इज रिलैक्सेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। 5th स्टेप रिलैक्सेशन। सबसे पहला केमिकल चेंज होता है ATP यूटिलाइजेशन, बिकॉज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब ATP बाइंड कर रहा था मायोसिन से तब डिटैचमेंट हो रहा है, ATP के हाइड्रोलाइजेशन से अटैचमेंट हो रहा है, रिलीज ऑफ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से वो हो रहा है पावर स्ट्रोक, तो ATP बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर क्रिएटिन फॉस्फेट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो फॉस्फोक्रिएटिन होता है ये रिजर्व सोर्स होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट का, तो ये बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो हाई फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इनके पास ज़्यादा पोटेंशियल होता है ATP के रिस्पेक्ट में। तो इसमें होता है क्या है कि फॉस्फोक्रिएटिन जो होता है ये ADP से बाउंड करता है क्रिएटिन काइनेज की प्रेजेंस में, और क्रिएटिन प्लस ATP प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपकी ATP प्रोड्यूस हो गई है। इसको लोहोमैन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ATP आपको मिल गई, अगर नहीं भी है थोड़ी सी तो। फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इसके अंदर होता है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसका मेटाबॉलिज्म करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपको एनर्जी मिले। लेकिन ये तो, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन वही सॉरी जो ग्लूकोज मिलेगा फिर उसका आप ऑक्सीडेशन करोगे। लेकिन जब आपके पास में नहीं है एब्सेंस इनफ ऑक्सीजन तो ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से मसल फटीग होता है। और इसमें सिर्फ 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो लैक्टिक एसिड से आपका फटीग हो जाती है मसल, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का यूज़ तो इसके अंदर हो ही रहा है अगर एरोबिक प्रोसेस हो रहा है तो, ठीक है। और केमिकल एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज़ हो रहा है। अब ये कोरी साइकिल है कि ग्लाइकोजन मसल में स्टोर होता है, फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज, फिर अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड ब्लड में जाता है, वहाँ से लिवर में जाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज जो में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है, ये ग्लूकोज मसल में जाता है, वहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस होगा जिससे ग्लाइकोजन बनेगा।